हम अगर दोज़ख के बारे में सोचें तो हम दोज़ख के बारे में कितना टेम्परेचर सोच सकते हैं? हमारा जहन, हमारी लिमिटेशन है क्योंकि हम लॉक्ड हैं, खुदा की तरफ से लॉक किए। हम दोज़ख के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोच सकते हैं? हो सकता है खुदा पकड़ के इंसान को सूरज के अंदर डुबकी दे दे, ठीक है, ये हो सकता है। दोज़ख के बारे में अगर हम सोचते हैं, अगर सूरज से भी 5 गुना ज़्यादा हो, फिर हमारा दिमाग जो है वो ऑफ हो जाता है कि सूरज से 5 गुना कितनी गर्मी होगी। यहाँ पर 32 डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं बैठा जा रहा होता धूप के अंदर, ठीक है। तो इस रिएक्टर का जो टेम्परेचर है वो बेसिकली वो 158 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए उन्होंने 18 मिनट के लिए उस रिएक्टर का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करके रखा है। सूरज की जो सतह है उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 17 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है। 17 से 25 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। 1 मिलियन में 10 लाख ये सूरज का टेम्परेचर है। ऑलमोस्ट 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो ऑलमोस्ट सूरज का टेम्परेचर जो है वो 1.5 करोड़ से ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड के, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। इन्होंने जो एक्वायर किया है वो ऑलमोस्ट 150 टू 158 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड एक्वायर किया है। तो इसका डेफिनेटली हाँ, ये बात ठीक है कि सूरज से ज़्यादा टेम्परेचर एक्वायर किया है। शुरू में इन्होंने 2 साल पहले इन्होंने 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड एक्वायर किया था। अब ये गए हैं 158 तक और इसको स्टेबल करके रखा है 1000 से ज़्यादा सेकंड्स के लिए। तो इसका मतलब है कि ये कम से कम कोई 16 से 18-19 मिनट के दरमियान तक इन्होंने उसको जो है एक्वायर करके रखा है। और ये फ्यूजन की वजह से, हाँ बिल्कुल फ्यूजन की वजह से। अब वो जो प्लांट है उसको बहुत कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर में रखना होता है। अगर उससे कुछ भी थोड़ा सा लीक हो तो आप सोचें कि 158 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर क्या करेगा। जब एक एटम बम फटता है और कुछ लाख डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाता है तो एटम बम अपने रेडियस के अंदर, उस रेडियस के अंदर 9, 10 या 20 से 23 किलोमीटर का जो रेडियस है उसके अंदर हर एक चीज़ को वेपराइज कर देता है। अब ये बहुत टेम्परेचर है, सूरज की सतह से भी ज़्यादा टेम्परेचर है। अगर ये थोड़ा सा भी लीक होता है, दैट्स ऑल, दैट्स द एंड गेम। इम्पॉसिबल। एक लिहाज से तो यार ये खुशाइंद है कि एनर्जी के क्राइसिस और हमारे जैसे कंट्रीज़ के भी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन दूसरे साइड पे अगर देखा जाए डेंजरस भी तो काफ़ी है ना यार। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। और मेरे साथ हैं साबिर हुसैन, मेरा नाम है नादिर हुसैन। आज यार साबिर, तुमने अभी मुझे लगता है न्यूज़ में भी सुना होगा, 1-2 चीज़ें देखी हैं। ये आर्टिफिशियल सूरज बनाया चाइना ने, इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो मीडिया है इनके मैंने कवर लगे हुए देखे, इतने मतलब अभी क्या उनके अंदर रंग भरते हैं ये अपने कवर के अंदर। एक ने कहा बस क़यामत आने वाली है, एक ने कहा सूरज से ज़्यादा गर्म। और ये बात ठीक है, वो सूरज से ज़्यादा गर्म है, टेम्परेचर एक्वायर किया है, वो ठीक है, लेकिन दुनिया को तबाह करने का नया मंसूबा, मतलब दुनिया कुछ भी हो, दुनिया तबाह ज़रूर करनी है, ठीक है। तो वो जो है ना, देख के वो करिश टाइप फिल्में और वो जो है वर्ल्ड वॉर Z जैसी, तो हर बंदा दुनिया की तरफ ज़रूर जाने लगता है कि उसको तबाह कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। हर फिल्म में दुनिया बचाई जा रही है। तो वो जो हमारे बड़े मशहूर से एंकर हैं, वो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, ये मैं आपको बताता हूँ दुनिया किस तरह से तबाह। मतलब भाई इतनी कॉन्स्पिरेसी, ये इतना डर पैदा करके 2-3 मिलियन जो हैं वो व्यूज़ ले जाते हैं, इतना ज़्यादा व्यूज़ लेके जाते हैं। और उसके बाद जो है अंदर उनको बात का पता नहीं वो होता हुई क्या है, बात थी क्या। सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो जो यार तुम लोगों ने वो वीडियो देखी है, वो सूरज इस तरह से निकल रहा है, तुम उसको वीडियो को दोबारा जाके देखो, वो फेक थी। उसके इर्द गिर्द बादल से हैं, वो जो ज़मीन के ऊपर है, वो अपना चाइना ने रॉकेट लॉन्च किया। जब उसने अपना वो रॉकेट लॉन्च किया तो वो सूरज ऊपर तक गया। अब वो दोबारा फिर नीचे क्यों नहीं आया सूरज? क्योंकि वो ऊपर रॉकेट जब लॉन्च किया, मौसम ख़राब था, बादल थे, उन्हें लगा सूरज जो है वो ऊपर जो है चढ़ रहा है और 1-2 मिनट तक वो चमकता रहा।
अब सूरज अलग है, वो रिएक्टर है, पूरे का पूरा वो रिएक्टर है, कई सौ कई हजार टन का, और वो उसको हवा में किस तरह से वो निकाल, जो चाइना ने सूरज बनाया वो निकालने के लिए नहीं बनाया, वो चमकेगा नहीं, वो उसने चांद बनाया था, वो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सही है। तो वो रॉकेट की वीडियो है, उसको जाके अगर तुम दोबारा देखते हो, वो सब ने उसके ऊपर उसी को जो है लगा के कवर के ऊपर वो तबसरे सोशल मीडिया पे तो ये काफी फैला सोशल हुआ है। मीडिया पे फेक न्यूज़ जो है, अगर आप सोशल डायलेमा देखें नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री, सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ 6 से 9% ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। फेक न्यूज़ तो होती इसी तरह की है कि जी आपकी कोई एक तस्वीर लीक हो गई है, मैं कहूँगी नादिर तुम्हारी वो यार वो एक तस्वीर, और वो नादिर की जो तस्वीरें लीक हो गई मैंने किसी कॉन्फ्रेंस में कह दिया। अब नादिर ने मे भी कभी भी तस्वीर ना ली हो, वो उसे कोई भी फिक्र नहीं है, अब हर बंदा उससे सवाल पूछ रहा है। जब इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसीज खड़ी होगी, रेटिंग भी इसी से आएगी, तो फिर चैनल्स वाले क्या करते हैं, यार वो आप कोई ना कोई तस्वीर है तो आखिर मतलब वो हो रहा है ना, तो वो बबल सा क्रिएट करते हैं फेक न्यूज़ का, जो किसी भी एक उससे जो है सुई लगने से फट जाना होता है, लेकिन जब तक वो क्रिएट होता रहता है बड़े बड़े लोगों को आगे वजाहतें देनी पड़ती हैं कि भाई जो तुम लोग सोच रहे हो वो उस तरह से नहीं है, ये बात इस तरह से थी, लेकिन तब तक वो अपना बिजनेस कर चुके होते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो सबसे पहले जो है हम आते हैं, ये जो टॉमाहॉक, हकीकत क्या है? हकीकत क्या है, टॉमाहॉक जो है उसने जो बनाया टोकोमैक है या टॉमाहॉक है, उनके तो नाम भी इसी तरह के होते सही है। हैं। बेसिकली दुनिया जो है उसने जो भी उसने जो भी दुनिया ने जो भी एनर्जी का सोर्स जो भी उसने दरियाफ्त किया या उसको बनाया, उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा थे। नुकसानात इतने ज़्यादा थे, देखें ना, हमने शुरू में इंसान को मिली थी आग। सही है। इंसान ने जब आग ढूंढी, उसके बाद व्हील से भी सबसे पहले अगर कुछ इजाद हुआ था अच्छा, या इंसान ने डिस्कवर किया था, तो वो आग थी। अब आग से कहानी शुरू हुई और आहिस्ता 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 हम ये न्यूक्लियर हमने बना लिया। अब बात ये है कि जो भी सोर्स हमने दरियाफ्त किया या उसको बनाया या उसको इन्वेंट किया, उसका एक प्रॉब्लम ये रहा कि उसने डिस्ट्रक्शन बहुत की, आलूदगी बहुत फैलाई, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा उसने जो है पैदा की। उस पॉल्यूशन को ख़त्म नहीं किया जा सकता था। मिसाल के तौर के ऊपर हमने डिफॉरेस्टेशन की, जंगलात को जलाया। सही है। अब जंगलात को जब हमने जला लिया तो हमने कहा कि अब मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब जो है बारिशें इतनी नहीं होती या डिसबैलेंस हो गया सारे का सारा सिस्टम। तो हमने जंगलात के ऊपर पाबंदी लगाई, हमने नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, हमने गैस निकाली, हमने ऑयल निकाला ज़मीन में से, वो सारे का सारा जो है अब वो भी ख़त्म हो रहा है या वक्त के साथ साथ वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ये जो है इंसान का तकरीबन 1945 तक का इस्तेमाल एक तरफ, 1945 से अब तक का सारा इस्तेमाल रिसोर्सेज का एक तरफ, नेचुरल रिसोर्सेज हाँ, का इस्तेमाल बहुत हमने ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा उनका इस्तेमाल किया। फिर इंसान के पास जब इसको ये डर पैदा हुआ कि फिर तो एनर्जी सोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे और माहौल को, देखिए ना, हम 50 टन का 50,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं आसमान के लिए, जो अब वो जाके बहुत तरह से इफ़ेक्ट करती है, वो जाके ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पैदा करती है। तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इंसान ने सोचा कुछ इस तरह का बनाया जाए जो जिसके बाद नुकसान ना हो, वेस्ट बचे ही ना, तो वेस्ट बचे ही ना। तो इंसान ने ये जो अभी रिसेंटली हुआ है, 2 साल पहले ये ये जब इस प्रोसेस को दोहराया गया था, इसका जो है तजर्बा किया गया था, जो फिशन रिएक्शन होता है बेसिकली। तुमने E=mc² पढ़ा होगा, बहुत बड़ी जो है ये स्टेटमेंट है आइंस्टाइन की। मास एनर्जी में, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, ये सब कुछ जो है। तो और इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते एक्सप्लेन करने में,
हमने इस बेस पे एटम बम बनाया। एक एटम जब अपनी एनर्जी डिलीवर करता है टूटने के दौरान, उस एनर्जी को हम किसी को तबाह करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजली बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसको जो है हम और बहुत सारे तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसका जो वेस्ट बचता है वो वेस्ट इंतहाई ख़तरनाक होता है। किस तरह से? उसके वेस्ट के बारे में आप जो है इस तरह से देखें कि अगर एक उसको दबाया गया है ज़मीन में बहुत नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे, उसको तकरीबन पानी की सतह के नीचे जाके दबा दिया गया, फिर भी वो तापकारी फैलती रहती है। वो उस ज़मीन पर होने वाले जो है घास में होगी, उसको जो गाय खाएगी उसके अंदर जाएगी, उसके दूध में जाएगी, उसको जो पिएगा उसको उसका असर महसूस होगा। ये इस तरह का डेंजरस किस्म का वेस्ट होता है। इसीलिए ये जो है साल्ट स्लैब्स के अंदर, ये समंदर में, या इसका कोई ना कोई इस तरह का सिस्टम किया जाता है, उसको बनाया जाता है। अब ये वेस्ट बड़ा ख़तरनाक है। फिर उसके अलावा हमने एनर्जी का सोर्स दरियाफ्त किया था, यूरेनियम 235 एलिमेंट। अब एटमी रिएक्टर जो होते हैं उनके साथ सबसे बड़ा मसला ये है, इस कमरे में अगर बेइंतहा एनर्जी है और एक सुराख से निकाली जा सकती है, अगर वो सुराख थोड़ा सा बड़ा हुआ, कमरा पूरा ब्लास्ट नहीं होगा, पूरी दुनिया पे अक्सर होगा, इसका पूरे का पूरा ये शहर उड़ा देगा। यही एटमी रिएक्टर्स के साथ होता है। फुकुशिमा का वो जो रिएक्टर फटा था जापान के अंदर, तो वो एक्सटर्नल कूलिंग सिस्टम जो जाके उनको ठंडा करता है रिएक्शन को, वो कट गया। वो सुनामी लेके आ गया पूरे का पूरा, वो डैम के साथ कनेक्ट था, वो सुनामी लेके आ गया, पूरे का पूरा जो है रिएक्टर का टेम्परेचर बढ़ गया, वो फट गया। उसके बाद सैलाब आया, बहुत से लोगों की जानें गई उसके अंदर। इसके बाद का वाक़या आता है शर्नोबिल। यूएसएसआर का के अंदर था वो, रशिया के अंदर। 1986 में रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो गया। उसके अंदर ह्यूमन एरर ज़्यादा थी और टाइम के ऊपर रॉड्स नहीं खुले, वो रॉड जो स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है, प्लांट फट गया पूरे का पूरा। शर्नोबिल अब तक वीरान है, वहाँ पे बर्फ़ रहती है, वहाँ पे कोई इंसान नहीं जा सकता, ह्यूमंस रेडिएशंस के काबिल नहीं है। अगर आपने शर्नोबिल सीरीज़ देखें जो फिल्माई गई है, वो वन ऑफ द बेस्ट है। शर्नोबिल सीरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा सच जो है बताया गया, लेकिन सारा सच नहीं है, बहुत ज़्यादा सच बताया गया है। कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हुई थी। आयोडीन की गोलियाँ, अभी तक उसके इर्द गिर्द के इलाके के जो लोग रहते हैं वो आयोडीन की गोलियाँ खाते हैं ताकि वो स्टेबलाइज करके रखें वो जो तापकारी वगैरह है, वरना तो उन्हें मिनट ना लगे और कैंसर हो जाए। और वहाँ पे हुआ था लोगों को, और बहुत से वॉलंटियर्स ने वो जो उसके जो हैं अब ग्रेफाइट वगैरह के जो टुकड़े हैं वो उस रिएक्टर के अंदर फेंक के, उनके पास रोबोट तक नहीं था उस दौर में, रोबोट उसके करीब जाते ही डैमेज हो जाता था, तो वो उसको उठा के अंदर नहीं डाल सकते थे, वो रोबोट भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। जब एटमी रिएक्टर फटा तो शर्नोबिल आज तक लोगों को याद है। अब तक वहाँ पर बीमारियाँ हैं, वहाँ पर आबादी नहीं है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। इन सारे ख़तरात के बाद इंसान ये सोचता है कि हमें वाकई जो है इस तरह का सोर्स अपनाना चाहिए जो कम से कम जो है इस तरह के वाक़यात ना कराए, इंसान की जान को ख़तरा ना हो, इंसान की सेहत को ख़तरा ना हो, माहौल को भी ख़तरा ना हो। सही है। तो ये तो था फिशन रिएक्शन था। एक और होता है फ्यूजन रिएक्शन। सूरज के अंदर 100 या 1000 ट्रिलियन बॉम्ब्स तक फटते हैं और हमें जाके जो है ट्रिलियंस ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स जितना फटते हैं, और उसका टेम्परेचर जो है सूरज हमें दे रहा होता है, बाकी सूरज उस यूनिवर्स के उस हिस्से को गर्म कर रहा होता है। सूरज जो है बेसिकली उसके अंदर एक वक्त में 1 ट्रिलियन एटॉमिक बॉम्ब्स जितनी जो है वो पैदा हो रही होती है। अब सूरज का जो रिएक्शन है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का, उसके वेस्ट नहीं है। सही। अब आपको पता होगा कि अगर आप फिशन और फ्यूजन को जानते हैं, फिशन में आप चीज़ों को तोड़ते हैं, गैमा रेज खारिज होती हैं, एनर्जी खारिज होती है, उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं।
लेकिन वो वेस्ट बचता है, उसके अंदर से वेस्ट आता है। फ्यूजन के अंदर आप दोनों पॉजिटिव एंड पॉजिटिव को, एटम्स को करीब लेके आते हैं, उनको मिलाते हैं। अब वो इतनी जल्दी आते नहीं है एक दूसरे के करीब, उनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है। यूँ समझें कि अगर हमने फ्यूजन रिएक्शन कराना है, उसके पाँव में हमें 2-3 एटम बॉम्ब फोड़ने पड़ेंगे। जब उसके पाँव में 2-3 एटम बॉम्ब फोड़ेंगे, उसका टेम्परेचर राइज अप होगा। उस टेम्परेचर के राइज होने से वो जो पॉजिटिव हैं वो जो दोनों जाके मिलेंगे। इसको मैं जितना सिंपल कर सकता हूँ आप इसको समझें, वो पॉजिटिव मिलेंगे और उनसे बेइंतहा एनर्जी खारिज होगी। वो दोबारा अलग होंगे, वो दोबारा मिलेंगे, वो दोबारा अलग होंगे, वो दोबारा मिलेंगे, वो मिलते रहेंगे और एनर्जी खारिज होगी। देयर विल बी नो वेस्ट, सिर्फ एनर्जी खारिज होगी। अच्छा, ठीक है। चूँकि वेस्ट भी नहीं है, रेडियो एक्टिविटी भी नहीं आएगी। इसका मतलब है फिशन से फ्यूजन बेटर है। लेकिन फ्यूजन को कराने के लिए आपको बहुत टेम्परेचर चाहिए होता है। एक स्टेट होती है प्लाज्मा की, उसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन कराया जाता है। बाहर से जो है एक सीक्वेंस के अंदर गर्म करने के लिए जो है एटॉमिक्स की वो जो आयन्स होती हैं उनकी भरमार की जाती है। ठीक है। अब उसको सुपर कंडक्टर भी बनाया जाता है। अब ये जो है इसको समझो, सुपर कंडक्टर अगर हमें रूम टेम्परेचर पर मिल जाए, सुपर कंडक्टर का मतलब ये है एक चीज़ में से बिजली गुजरे और टोटल गुजर जाए, कोई रेजिस्टेंस ना हो। ठीक है। अगर हमें रूम टेम्परेचर पर कभी भी सुपर कंडक्टर मिला तो इसका मतलब है हमारी जो मोबाइल की बैटरी है ये लंबा अरसा चलेगी, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पावरफुल 3 बैटरियाँ आ जाएंगी। एक मोबाइल की बैटरी में भी कई महीनों चल जाए और उसको चार्ज ना करना पड़े, क्योंकि वो सुपर कंडक्टर उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप सुपर कंडक्टिविटी से अगर सुपर यूटिलाइजेशन की तरफ चलते हैं तो आपके मोटरसाइकिल जो है उसका जो इंजन है वो आइडियल हो जाएगा। आप यहाँ से आप सिर्फ 100 रुपये का पेट्रोल डलवाएंगे, उसमें से हम खर्ची 30 का करते हैं, 60 का पेट्रोल तो रेजिस्टेंस में चला जाता है, नॉइस में चला जाता है। उस पेट्रोल को 100 के ऊपर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब उससे अगर 30 किलोमीटर हम जो है उससे निकालते हैं, तय करते हैं, तो हम 120 किलोमीटर निकाल सकते हैं 100 रुपये के पेट्रोल से। तो इसका मतलब है कि अगर आइडियल इंजन बनना शुरू हो गया, सुपर कंडक्टर उस रिएक्शन के अंदर वो जो टोकोमा जो है वो रिएक्शन उसका नाम है, उसके अंदर कॉपर को सुपर कंडक्टर बनाया जाता है, बिल्कुल ठंडा कर दिया जाता है। ठीक है। -270 या 300 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस के ऊपर उसको ठंडा किया जाता है, जिसके अंदर से उसकी रेजिस्टेंस वो इतना जम जाते हैं, उसके आयंस की रेजिस्टेंस जो है उसकी वो नहीं होती, और उसके अंदर से मुसलसल जो है ये इस तरह का प्रोसेस करा के उसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन करवाया जाता है और उसको स्पीड में घुमाया जाता है। इसका टेम्परेचर इतना राइज करता है कि ये ऑलमोस्ट जो रिसेंटली चाइना ने उसके अंदर से टेम्परेचर एक्वायर किया है, सूरज की जो सतह है उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 17 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है। 17 से 25 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। 1 मिलियन में 10 लाख ये सूरज का टेम्परेचर है। ऑलमोस्ट 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो ऑलमोस्ट सूरज का टेम्परेचर जो है वो 1.5 करोड़ से ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड के, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। इन्होंने जो एक्वायर किया है वो ऑलमोस्ट 150 to 158 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड एक्वायर किया है। तो इसका डेफिनेटली हाँ ये बात ठीक है कि सूरज से ज़्यादा टेम्परेचर एक्वायर किया है। शुरू में इन्होंने 2 साल पहले इन्होंने 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड एक्वायर किया था। अब ये गए हैं 158 तक और इसको स्टेबल करके रखा है 1000 से ज़्यादा सेकंड्स के लिए। तो इसका मतलब है कि ये कम से कम कोई 16 से 18-19 मिनट के दरमियान तक इन्होंने उसको जो है एक्वायर करके रखा है। और ये फ्यूजन की वजह से, हाँ बिल्कुल फ्यूजन की वजह से। अब वो जो प्लांट है उसको बहुत कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर में रखना होता है। अगर उससे कुछ भी थोड़ा सा लीक हुआ तो आप सोचें कि 158 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर क्या करेगा। जब एक एटम बम फटता है और कुछ लाख डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाता है
तो एटम बम अपने रेडियस के अंदर, उस रेडियस के अंदर 9, 10 या 20 से 23 किलोमीटर का जो रेडियस है उसके अंदर हर एक चीज़ को वेपराइज कर देता है। अब ये बहुत टेम्परेचर है, सूरज की सतह से भी ज़्यादा टेम्परेचर है। अगर ये थोड़ा सा भी लीक होता है, दैट्स ऑल, दैट्स द एंड गेम। तो इसका मतलब है फिर उसके उसके लिए एहतियात जाहिर सी बात है बहुत होती है, और ऑलमोस्ट इसके ऊपर जो है कोई कई 100 बिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है, और उसके ऊपर जो है ऑलमोस्ट अगर इसको बनाने में आए तो ऑलमोस्ट ट्रिलियन डॉलर तक तो इसके ऊपर जो है लग जाएंगे, इसकी सारी की सारी चीज़ों के ऊपर। तो यार इसका मतलब ये है, ये एनर्जी के लिए मतलब इसका फ़ायदा ये है अब कि हमने इतना ज़्यादा टेम्परेचर एक्वायर क्यों किया है। जब हमने इतना ज़्यादा, इंसान ने टेम्परेचर एक्वायर कर लिया, अब इसका फ़ायदा ये होगा, हमारे पास बहुत ज़्यादा अबेंडेंस में कौन सा पानी है? समंदर का पानी है। समंदर का पानी, समंदर का पानी उठाओ, वो तो उसको तो साफ़ भी नहीं करना पड़ेगा। समंदर का पानी उठाओ, उसको उठाकर उसको इस टेम्परेचर के, इससे एनर्जी जो पैदा हो रही है, ये टेम्परेचर उसे दिया जाए, तो वो कई करोड़ लीटर पानी जो है वो वेपराइज कर देगा, वो भाप पैदा करेगा, और भाप टरबाइन चलाएगी, और टरबाइन जो है वो बिजली पैदा करेगी, एनर्जी पैदा करेगी। तो इस तरह से वो सिर्फ एटम्स के टूटने से या उनसे न्यूक्लियस को बनाने से, फिशन में न्यूक्लियस टूटता है, फ्यूजन में न्यूक्लियस बनता है, तो वो बनता रहेगा, वो रिएक्शन जारी रहेगा। हम झीलों की झीलें जो हैं, हम समंदरों के समंदर जो हैं, वो सोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये रिवर्सिबल है, वो दोबारा से पानी उसी समंदर में जा सकता है। वो जो भाप बनी है, वो जो टरबाइन है, वो जो सब कुछ है, वो दोबारा से प्रोसेस, वो समंदर का पानी तो अब नहीं ख़त्म होने वाला ना। तो ये जो प्रोसेस है, ये सारे का सारा ये चलेगा, उससे बेइंतहा इंसान जो है एनर्जी इस्तेमाल कर सकता है। पूरी दुनिया का मसला ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए जब हमने इस प्रोसेस को, ये तो अभी जो है टेस्ट किया है, और उनके तीनों जो रिजल्ट्स थे, उन्होंने टेम्परेचर एक्वायर करना था 100 मिलियन से ज़्यादा, वो एक्वायर कर लिया है। उन्होंने ऑलमोस्ट जो है इसको स्टेबल करना था 1000 सेकंड से ज़्यादा, वो भी स्टेबल कर लिया उन्होंने। और उसके बाद जो है उन्होंने ये उनके सारे के सारे जो भी उनके मिशंस थे वो कंप्लीट हो गए, 3 मिशन थे वो सारे के सारे हासिल कर लिए। ये 2 साल पहले जो है ये 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक गए थे, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट के बाद वो जो है रिएक्टर डिस्टेबल हो गया था, मतलब वो स्टेबल नहीं हुआ था। तो अब जो है उसको स्टेबल करके रखा गया। इसके बाद जो है ये बहुत बड़ी, मतलब ये मेरे ख्याल में कामयाबी है डेफिनेटली। देखें ना, ये एनर्जी के सारे इश्यूज को ख़त्म कर देगा। अच्छा, तो ये मुझे लगता है ये जो मतलब बनाया है, ये जो एक्सपीरियंस किया है, ये थ्रू आउट जो है मतलब रिसर्च से गुजरा है, और हो सकता है ये पॉसिबल भी हो जाए पूरी दुनिया के लिए है। मतलब ये जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, तो उससे ज़ाहिर सी बात है पूरी दुनिया के लिए फ़ायदा होगा। तो इसमें एक उसका एक ग्लोबल जो है ना ऑब्जेक्टिव है, कह सकते हैं, चाइना का। तो इससे तो मुझे ये पता चलता है ये तो न्यूज़ फेक है, मतलब ये तबाही की तरफ जा रही है पूरी दुनिया। तो अगर देखा जाए इसका प्लस पॉइंट ये है कि इससे हो सकता है हमारा जो एनर्जी क्राइसिस हैं वो ख़त्म हो जाएं। डेफिनेटली हो सकता है इसके जो कुछ हों नुकसानात हों, इसके उनको ओवरकम किया जाए। डेफिनेट देखिए ना, नुकसान तो अब वो जो रिएक्टर फटे थे उनके भी थे, अब वो बिजली बना रहे होते हैं। अब जो रिएक्टर बिजली बना रहा है, उस यूरेनियम के एलिमेंट को तोड़कर उससे थोड़ी थोड़ी एनर्जी ली जाती है, उसी को इस्तेमाल किया जाता है। अगर उस एनर्जी को छोड़ दिया जाए तो जब तक, ये देखे ना, अगर इस रूम के अंदर, ये हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट आपने समझा हुआ होगा। हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट ये है, अगर इस रूम के अंदर, ये बहुत बड़ा हॉल है, 1000 लोग बैठे हैं, और ठीक 1 मिनट के बाद
या ठीक जो है 30 मिनट के 1 मिनट के बाद आधे लोग चले जाएं, तो क्या होगा? 1 मिनट के बाद 500 लोग चले जाएंगे, फिर दूसरे मिनट के बाद 250 लोग चले जाएंगे, फिर तीसरे मिनट के बाद 125 लोग जाएंगे, फिर चौथे मिनट के बाद जो है 125 में से कुछ लोग जाएंगे। करते 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 वो 1-2 मिनट के अंदर सारे के सारे ख़त्म नहीं होंगे। 1 मिनट के बाद आधे लोग चले गए हैं, 1 मिनट के बाद आधे लोग चले गए हैं। इस तरह से नहीं होता। एटम्स की जो उम्र होती है, 1 मिनट के बाद आधे लोग गए, अब जो बचे हुए हैं इसमें से आधे लोग जाएंगे। अच्छा, तो करते करते ये प्रोसेस बहुत देर तक चलेगा। अगर फिशन रिएक्शन को छोड़ दिया जाता है तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। जब तक जाकर अगर वो बहुत पावरफुल है एलिमेंट जो है, तो ये पूरी दुनिया को भी तबाह कर सकते हैं। ये है, ये बात जब फ्यूजन की जा रही है, जो हम फ्यूजन के ऊपर बात कर रहे हैं, फिशन और फ्यूजन वैसे भी दोनों कंट्रोल्ड होते हैं। इनको कंट्रोल्ड एरिया के अंदर किया जाता है और ये फिशन की निस्बत बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है। अगर इसको हम अंदर से देखते हैं इसको, तो इसका कम से कम जो है ये अंदर की साख्त ही हमें इस चीज़ को बताने पर मजबूर कर देती है कि अगर कुछ भी मसला हुआ तो इसको पैक किया जाता है। इर्द गिर्द ग्रेफाइट की दीवारें और वो सब कुछ इसको पैक किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वाकई ज़मीन के ऊपर सूरज जो है वो फट सकता है। अगर वो फट पड़े तो फिर ज़मीन का कुछ नहीं बचना। ठीक है, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता इस एनर्जी को, अभी तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी को यूजेबल बनाया जाएगा करते करते, और वो जो है उनके जो हैं वो बनाए जाएंगे, उनके सेंटर्स बनाए जाएंगे और उस रिएक्टर से जो है एनर्जी लेने के तरीके होंगे। तो ये अच्छा, ये हमारा जस्ट ये जो है ये बहुत बड़ा कदम है कि इससे वेस्ट भी पैदा नहीं होता। अच्छा, जब इससे वेस्ट पैदा नहीं होता, इस तरह का वेस्ट पैदा नहीं होता, तो बेसिकली ये रेडियो एक्टिव भी नहीं होगा। अच्छा, एक ये भी फायदा ये है। रेडियो एक्टिव बिल्कुल भी नहीं होगा। जो चीज़ रेडियो एक्टिव नहीं है और फिर भी हमें एनर्जी दे रही है, रेडियो एक्टिव से कई लाख गुना ज़्यादा एनर्जी दे रही है, तो उसको तो यूज़ किया जा सकता है। उसको तो इतना बड़ा जो है वो कोई भी इशू नहीं है। तो इसके बाद जो है हमारे जितने भी एनर्जी के सोर्सेज हैं जो कि ख़त्म होने वाले हैं, ये नेचुरल गैस है, ये बाकी के सारे जो हैं, तो जो बेसिकली जो फ्यूचर है वो एनर्जी का जो है तोड़ तो तलाश करना ही था हमने, क्योंकि ये ज़रूरी था। हाँ, फ्यूचर में जो है देखें ना, आप पुरानी किताबें उठा के पढ़ें तो आपको लिखा जाएगा कि इंसान दोबारा से पत्थर के दौर में जाएगा। इंसान में और पत्थर के जो वो दौर है उसके अंदर एक रेस लगी हुई है, वो इसे खींच रहा है और इंसान बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा। इंसान उससे बचने के लिए कुछ और बना के बैठ जाता है जो उसको उस दौर में ना लेके जाए। अब देखें ना, हमारा मोस्टली फोकस हुआ करता था कि दुनिया में पेट्रोल है जी, पेट्रोल ख़त्म होगा तो हम दोबारा से उसी दौर में पहुंच जाएंगे। अब पेट्रोल की तो बात ही ख़त्म हो जाएगी आने वाले दिनों में। अगर ये आने वाले सालों में या आने वाली दिहाइयों में जब ये छोटे छोटे रिएक्टर्स बनेंगे, जब ये कंट्रोल्ड रिएक्शंस हुआ करेंगे, तो फिर आने वाले दिनों के अंदर तो पेट्रोल की तो बात ही ख़त्म हो जाएगी ना। अच्छा यार, ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, चाइना इस रिसर्च में है या कोई और भी दुनिया के कोई और भी? दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। दुनिया का सबसे बड़ा अब जो रिएक्टर बनने जा रहा है वो फ्रांस में बनेगा। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उसके ऊपर लग रहे हैं, वो फ्रांस में बनेगा। उससे बड़ा रिएक्टर कोई नहीं होगा। चाइना को तो मेरे ख्याल में दूसरे नंबर पे आता है, क्योंकि ये रिएक्टर भी बहुत बड़ा है। अगर इस रिएक्टर को देखा जाए, इसकी हम तस्वीरें लगाएंगे, इस रिएक्टर को अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा एक तरह से दियो ठहरा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर रिएक्शन होना होता है और उसको बड़ा टाइम लगता है। उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बड़ा टाइम लगता है। इसको कनेक्टिविटी इसकी की जाती है कंप्यूटर्स के साथ, और वो हाई फाई सुपर्स कंप्यूटर होते हैं ताकि इनकी रीडिंग्स के अंदर कोई भी मसला ना हो। जब आप जो है किचन में जा रहे हैं तो हीट तो मिलेगी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, इसको अगर थोड़ी सा भी डिसबैलेंस होता है तो ये 1-2 शहर नहीं इफ़ेक्ट करेगा, ये पता नहीं शायद पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट कर जाए। कि आप देखें ये कहाँ 25 मिलियन, कहाँ 158 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड।
तो फिर एक लिहाज से तो बहुत डेंजरस भी तो है। हाँ, मतलब हम अगर दोज़ख के बारे में सोचें तो हम दोज़ख के बारे में कितना टेम्परेचर सोच सकते हैं। हमारा जहन, हमारी लिमिटेशन है क्योंकि हम लॉक्ड हैं, खुदा की तरफ से लॉक किए। हम दोज़ख के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोच सकते हैं? हो सकता है खुदा पकड़ के इंसान को सूरज के अंदर डुबकी दे दे, ठीक है, ये हो सकता है। दोज़ख के बारे में अगर हम सोचते हैं, अगर सूरज से भी 5 गुना ज़्यादा हो, फिर हमारा दिमाग जो है वो ऑफ हो जाता है कि सूरज से 5 गुना कितनी गर्मी होगी। यहाँ पर 32 डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं बैठा जा रहा होता धूप के अंदर, ठीक है। तो इस रिएक्टर का जो टेम्परेचर है वो बेसिकली वो 158 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए उन्होंने 18 मिनट के लिए उस रिएक्टर का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करके रखा है। अच्छा, अभी भी ये रिसर्च फेज में है? रिसर्च फेज में है और ये टेस्ट किया और वो कामयाब था। अच्छा। अब इसका प्रोसेस इस चीज़ के ऊपर बनाया जाएगा कि वो 18 मिनट में बेइंतहा एनर्जी पैदा हुई होगी। उस एनर्जी को हम उसको मॉडिफाई करके यूजेबल कैसे बना सकते हैं। अब इसके बारे में हाँ, पूरी की पूरी नदी हमने उठा के रखी हुई हो और उसके अंदर से ये एनर्जी गुजारी जाए तो इसका मतलब वो सारी की सारी वेपोराइज हो जाएगी। और जब वो वेपोराइज होगी, ऊपर इतनी टरबाइनें लगी हुई होंगी, सारे मुल्क का बिजली का मसला ही हल हो जाएगा। सारे मुल्क के बिजली के सेक्टर्स के साथ ये हो जाएगा। और अगर ये छोटी तादाद में छोटे छोटे रिएक्टर्स की फॉर्म में आ गया तो फिर हम ये कहेंगे फ्यूचर में कि यार तुम लोगों के मुल्क में अभी भी बिजली जाती है, मतलब इम्पॉसिबल। एक लिहाज से तो यार ये खुश आइंद है कि एनर्जी के क्राइसिस और हमारे जैसे कंट्रीज़ के भी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन दूसरे साइड पे अगर देखा जाए डेंजरस भी तो काफ़ी है ना यार। हाँ, डेंजरस। तुम सोचो, अब हो सकता है ये शर्नोबल जैसा कोई वाकया हो जाए, जाहिर सी। लेकिन एक चीज़ बड़ी जो है वो अच्छी है, इबरत के लिए पहले ही एक कौवा मार के लटका दिया गया। अब बाकी के कौवे नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? उन्हें पता है ये भी हम ही में से था। तो बात बताने की ये है, शर्नोबल हो गया है, ठीक है। 2011 में वो जो जापान के अंदर एटमी रिएक्टर का वो जो कूलिंग सिस्टम ख़राब हुआ वो भी हो चुका है। अब अगर कोई एक्सपेरिमेंट करेगा तो सबसे ज़्यादा उसका 90% फोकस होगा उसकी एहतियात पर, 10% जो है, क्योंकि उसमें सबसे पहले बाकियों को महफूज करना है, बजाय इसके कि वो अब कमरे में बैठ के तो हम फ्यूजन रिएक्शन नहीं करा, कमरा नहीं फटेगा, फिर वो फटा, फिर सबकी फटेगी, मुल्क फटेगा। तो ये प्रॉब्लम है। तो ये एक लिहाज से देखा जाए कि मेरे हिसाब से तो 50-50 है यार ये, मतलब एनर्जी क्राइसिस और दूसरी तरफ से मतलब एक बहुत ज़्यादा एहतियात भी ज़रूरी है। चाइना ने और ओवरऑल लोगों का क्या इसके बारे में, मतलब एक सोशल मीडिया पे तो खैर फेक न्यूज़ हैं, चलती रहती हैं, सबको पता है। वैसे ओवरऑल जो एक मतलब जब भी कोई चीज़ ईजाद की जाती है, इन्वेंशन होती है, उसके बारे में कुछ कमेंट्स उनके फेवर में होते हैं, कुछ अगेंस्ट होते हैं। तो इसके बारे में ओवरऑल सोशल मीडिया पे देखा गया कि मतलब इसके अगेंस्ट ज़्यादा हैं या इसकी फेवर में ज़्यादा हैं कि जी ठीक हो गया, ऐसा होना चाहिए, एनर्जी का क्राइसिस ख़त्म होगा, या ये लोगों का ये वाली साइड ज़्यादा जो है उनको डरा रही है कि जी ये एक डेंजरस है पूरी दुनिया के लिए। इसके बारे में क्या है? फ़िलहाल तो थोड़ा सा हिस्सा जो इस तरह का होता है, जो बात मुझे लगता है समझ नहीं आया लोगों को, जिनको सही समझ में नहीं आया, उन्होंने तो कहा कि बस दुनिया का ये एंड करेगा चाइना, कुछ बैठेगा, कुछ इस तरह का तारे मारे इससे जुड़ जानी है और वो ख़त्म दुनिया भाई। क्योंकि हम जो है फौरी तौर पे दुनिया ख़त्म करने के चक्कर में रहते हैं, मैंने तुम्हें बताया। और कुछ डर पर जो लोग कारोबार करते हैं वो कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 20 दिन रह गए हैं, दुनिया ख़त्म होने वाली है, लेकिन आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। अगर 20 दिन रह गए हैं, दुनिया ख़त्म होने वाली है, तो चैनल मैं सब्सक्राइब क्यों करूँगा? जब रह ही 20 दिन गए हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगले साल जनवरी में सूरज आके सीधा ज़मीन के अंदर हिट करेगा
लेकिन वो कैसे रोका जा सकता है? अब बंदा खोल के बैठे तो वो बताएगा कि किसी साइंटिस्ट को बैठे हुए थोड़ा सा इस तरह का ख्याल आया कि सूरज मेरी तरफ आ रहा है, मे बी उसने मैरिवाना पी हुई थी उस वक्त, वो उस वक्त जो है चरस लगा के बैठा था, कुछ इस तरह की थ्योरी वगैरह होगी, और वो पूरी की पूरी जो है अपना वो लोगों को डरा वरा कर फारिग होकर गाड़ी की चाबी उठा और वो हो गया। जो लोग डर का कारोबार करते हैं वो तो कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, इस खबर के आने से डर का कारोबार कर रहे हैं। जिन लोगों को पता है कि ये आउटस्टैंडिंग थिंग है, देखे ना ये अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, ये आर्टिफिशियल मून बनाया था चाइना ने। अच्छा। आर्टिफिशियल मून बनाया था। अगर आप लोगों की नज़र से वो खबर नहीं गुजरी तो चाइना जो है वो 2-3 साल पहले आर्टिफिशियल मून का एक्सपेरिमेंट कर चुका है, और वो आउटस्टैंडिंग था। कैसे? उसने जो है मिरर्स की तरह का सैटेलाइट छोड़ा जो चांद की रोशनी को फोकस करता था, पूरे का पूरा। सही है। या वो सूरज की रोशनी को फोकस करता था, और उसको उसने ज़मीन के ऊपर, उस शहर के ऊपर फिक्स कर दिया। किस तरह से? ज़मीन की हरकत के साथ फिक्स कर दिया। अब जैसे जैसे वो ज़मीन हरकत करेगी वैसे वैसे वो हरकत करेगा, तो वो हमेशा उस शहर के ऊपर रहेगा। जैसे ही रात होगी, जैसे चांद अपनी रोशनी रिफ्लेक्ट करता है, वैसे ही वो मिरर आसमान के ऊपर ठहरा हुआ वो जो सैटेलाइट है वो रोशनी रिफ्लेक्ट करेगा, और कम से कम 2 शहरों के ऊपर उसकी लाइट आती रहेगी। सही। तो सोचें, अगर इस तरह के वो जो है मिरर्स जो हैं, वो सैटेलाइट मिरर जो हैं, वो कम से कम 10 हों, 12 हों, वो एक 20 एक्सपेरिमेंट के तौर पे था। हाँ, 10 हों, 12 हों, 20 हों, तो रात के वक्त कोई बटन नहीं ऑन किया जा रहा, रोशनी रोशनी है पूरे मुल्क में, और ठंडी रोशनी है चांद की। उसी तरह का जो है मिरर बना दिया गया। तो इसका मतलब है कि उस मुल्क के अंदर 20 से 22 चांद होंगे, और वो आर्टिफिशियल होंगे, आर्टिफिशियल मून जो है। अब जब सैलाब आ जाता है, कुछ भी बन सकता है यार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमाल की चीज़ है। इसको अगर हम स्टडी करना शुरू करें, अब सैलाब आ जाता है, पावर लाइंस कट ऑफ हो जाती हैं, या उसके बाद जो है कोई ज़लज़ला आ जाता है, या कुछ इस तरह का हो जाता है, ज़मीन के ऊपर अगर बिजली चली भी जाती है, उन सेक्टर्स के अंदर बिजली चली जाती है, या कुछ इस तरह का, आर्टिफिशियल मून तो आपको दे रहा है ना लाइट, और उसका कोई बिल भी नहीं आ रहा। आर्टिफिशियल मून आपको लाइट दे रहा है, उनकी मेंटेनेंस भी कितनी वो नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये आउटस्टैंडिंग थिंग है। आपने कोई बल्ब नहीं जलाया, आपको जो है आर्टिफिशियल चांद जो है 2 शहरों को रोशनी दे रहा है, और उतनी दे रहा है जितनी चांद दे रहा है। तो ये वाला फैक्टर कम से कम अपने अंदर से सबसे पहले तो ये वाला फैक्टर निकालना चाहिए कि ओह ये खुदा से मुकाबला करेंगे। नहीं, असल में फैसिलिटेट करती है साइंस। असल में मज़हब के साथ उसकी जंग नहीं होती। मज़हब जो है, साइंस बाज़ बातों में मज़हब जो है उसके, मज़हब की और इनकी बात में लड़ाई रहती है, लेकिन मज़हब के बगैर साइंस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन साइंस ने मज़हब को फैसिलिटेट भी किया है। साइंस ने कहा है कि एसी पे खुशू वज़ू आ जाता है नमाज के अंदर। बाहर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, अंदर 18 डिग्री सेंटीग्रेड में जब तुम नमाज पढ़ते हो तो खुशू वज़ू आ जाता है। ठीक है, सही है। साइंस इसको बेहतर बनाती वो है, एक फैसिलिटेट मतलब फैसिलिटेट करती है। साइंस अपने आप को ऑफर करती है, तो साइंस बुरी नहीं होती। साइंस को जो है सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, और मज़हब तो हमारे अंदर होता ही है। मज़हब तो, क्योंकि हम रिलीजियसली कंट्रीज़ में पैदा होते हैं, और हम कौन सा एथियस्ट बनने वाले हैं, हम सबसे पहले मज़हब के अंदर आते हैं। हम साइंस को भी अगर रखते हैं तो हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं है। तो ये आउटस्टैंडिंग सी चीज़ है, और ये जो है सारे का सारा आलमोस्ट जो है मेरे ख्याल में मैं बता चुका हूँ। अगर इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आती है तो हम कमेंट करके बताएं। आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आपका बहुत शुक्रिया। आपने कमेंट करके बताना है, आपने अगर किसी चीज़ के बारे में जानना है तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।